Friends, once again welcome on our YouTube channel. This is our next lecture of thermodynamics in which we will discuss about mean free path. दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। ऊष्मा गतिकी का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम माध्य मुक्त पथ के बारे में चर्चा करेंगे। In this lecture, we will discuss about mean free path, experimental determination of mean free path and molecular diameter। तो हम हमारे इस लेक्चर में माध्य मुक्त पथ क्या होता है, माध्य मुक्त पथ को प्रायोगिक विधि से किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है तथा आणविक व्यास के बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन फ्री पाथ। तो सबसे पहले माध्य मुक्त पथ। मीन फ्री पाथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। माध्य मुक्त पथ को हम लैम्डा से निरूपित करते हैं। Since the molecules exert no force on one another except during their collision। चूंकि अणु एक दूसरे पर कोई भी बल नहीं लगाते हैं, वे एक दूसरे पर बल केवल उसी अवस्था में लगाते हैं जब वे एक दूसरे से टक्कर करते हैं। तो कॉलिजन के अलावा मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगता है। सो दे मूव इन स्ट्रेट लाइन्स विथ कांस्टेंट स्पीड बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। अब हमने कहा है कि कॉलिजन के अलावा किसी भी कंडीशन में मॉलिक्यूल या अणु एक दूसरे पर बल नहीं लगाते हैं। इट मीन्स दे मूव इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। इसलिए दो क्रमागत टक्करों के मध्य अणु एक नियत वेग से एक सीधी रेखा के अनुदिश गति करते हैं, क्योंकि कॉलिजन के ड्यूरेशन में मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगता है, और अगर कॉलिजन नहीं हो रहा है तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। इट मीन्स जिस डायरेक्शन में मॉलिक्यूल हमारा जा रहा था उसी डायरेक्शन में वो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा। तो ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी और ना ही उसकी स्पीड चेंज होगी। इसलिए हमने कहा है कि दो क्रमागत टक्करों के मध्य अणु एक नियत वेग से एक सीधी रेखा में गति करते हैं। Thus, the path of a single molecule is a series of short zigzag path of different lengths। इस प्रकार एक अणु का पथ कई छोटे छोटे विभिन्न लंबाइयों के टेढ़े मेढ़े पथों की एक श्रेणी होती है। तो पहले मॉलिक्यूल जाके कहीं एक जगह टकरा रहा था, उसके बाद में उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और वो किसी दूसरी डायरेक्शन में मूव करता है और वहां पर जाकर वो दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है, फिर तीसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा। इस टाइप से जो मॉलिक्यूल का पाथ है, अणु का जो पथ है, वो हमारा जिगजैग पाथ होगा, एक आड़ा टेढ़ा पथ होगा जिसकी लंबाई अलग अलग होंगी। तो इस प्रकार एक अणु का पथ कई छोटे छोटे
विभिन्न लंबाइयों के टेढ़े मेढ़े पथ की एक श्रेणी होती है। These paths of different lengths are called the free path of the molecule, and their mean is called the mean free path. ये विभिन्न लंबाइयों के पथ अणु के मुक्त पथ कहलाते हैं तथा इन मुक्त पथों का मध्य मुक्त पथ कहलाता है। So path of different lengths of molecules are called the free path of the molecule, and the mean of the free path of the molecule is called the mean free path. तो दो क्रमागत टक्करों के मध्य अणु द्वारा चली गई विभिन्न लंबाइयां अणु का मुक्त पथ कहलाती हैं तथा इन मुक्त पथों का मध्य मुक्त पथ कहलाता है। Thus, the average distance traversed by a molecule between two successive collisions is called the mean free path. इस प्रकार अणु द्वारा दो क्रमागत टक्करों के मध्य तय की गई दूरियों के औसत को हम अणु का मध्य मुक्त पथ कहते हैं। अब यहां पर हमने एक डायग्राम शो किया है। ये मॉलिक्यूल ए, ये बी, ये सी, इसी तरह से डी, ई, एफ और आगे भी मॉलिक्यूल है। अब ये जो ए है, ए जाकर बी से कोलाइड करता है, बी से जाकर टकराता है और यहां इन दोनों के बीच में ये L1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर यहां से यहां जाता है और मॉलिक्यूल सी से जाकर टकराता है। तो बी से टकराने और सी से टकराने इन दोनों के बीच में ये L2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर यहां पर जाके टकराएगा, L3 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो ये जो L1, L2, L3 जो डिस्टेंस है, ये दूरियां हैं, इनको हम फ्री पाथ कहते हैं, क्योंकि इस मॉलिक्यूल से टकराने के बाद और इस मॉलिक्यूल से टकराने से पहले इन दोनों के बीच में कोई भी दूसरा कोलिजन नहीं है, कोई भी दूसरी टक्कर नहीं है। इसलिए ये जो पाथ है जिसके अंदर मॉलिक्यूल हमारा फ्रीली मूव करता है, उसको हम फ्री पाथ कहते हैं, मुक्त पथ कहते हैं। और इन सारे फ्री पाथ का अगर एवरेज निकालोगे या औसत निकालोगे या माध्य निकालोगे तो उस माध्य को या औसत को हम मीन फ्री पाथ या माध्य मुक्त पथ कहते हैं। If L1, L2, L3, Ln be the successive free path traversed by molecule in total time t, यदि अणु द्वारा कुल समय t में तय किया गया क्रमागत मुक्त पथ L1, L2, L3, Ln लंबाइयों के हैं, then L1 plus L2 plus L3 plus Ln is equal to C bar T, क्योंकि ये सारे फ्री पाथ अगर आप ऐड करते हो, इन सभी मुक्त पथों की लंबाइयों को अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल डिस्टेंस या कुल तय की गई दूरी मिलेगी।
एंड डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, ये स्पीड इंटू टाइम, तथा दूरी बराबर वेग इंटू समय। तो टाइम हमने टी बोला है, और ये जो सी बार है, ये सी बार एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स है, अणु का औसत वेग सी बार है। इफ n is the total number of collisions in time t, यदि t समय में टक्करों की कुल संख्या कैपिटल N हो तो लैम्डा इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस Ln डिवाइडेड बाय n, और L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस Ln को हमने L बोला है। सो मीन फ्री पाथ, यह माध्य मुक्त पथ आ जाएगा, टोटल लेंथ ट्रेवर्स्ड बाय द पार्टिकल एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स। माध्य मुक्त पथ होगा अणु द्वारा तय की गई कुल दूरी डिवाइडेड बाय कुल टक्करों की संख्या। तो कुल दूरी अपॉन कुल टक्करों की संख्या हमारा मीन फ्री पाथ या मध्य मुक्त पथ होगा। Here L is the total distance covered by molecule in n collision। यहां L n टक्करों में अणु द्वारा तय की गई कुल दूरी L है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन या कुल टक्करों की संख्या कैपिटल N एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मॉलिक्यूल ड्यूरिंग दिस कॉलिजन इज L। अब यहां पर हमने दो मॉलिक्यूल शो किए हैं, एक मॉलिक्यूल या अणु ये है और दूसरा मॉलिक्यूल या अणु ये है। इसका सेंटर एंड इसका सेंटर, इन दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस d है। तो दोनों अणुओं के केंद्र के मध्य दूरी d है। दिस d इज एक्चुअली द मॉलिक्यूलर डायमीटर। यह d वास्तव में आणविक व्यास है, क्योंकि इसकी रेडियस ये हो जाएगी और इसकी रेडियस ये हो जाएगी। तो पहले वाले की त्रिज्या ये और दूसरे की त्रिज्या ये, दोनों की त्रिज्या अगर मिलाते हैं तो हमको डायमीटर या व्यास मिल जाएगा। तो केवल वो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे जिनके नाभिकों के मध्य दूरी अणु के व्यास के बराबर है। सो ओनली दोज मॉलिक्यूल will collide with each other whose separation between the nucleus is d। तो जिन मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस या नाभिक के मध्य दूरी d के बराबर है या मॉलिक्यूलर डायमीटर के बराबर है, आणविक व्यास के बराबर है, केवल वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं। इसके अलावा कोई भी मॉलिक्यूल एक दूसरे से स्ट्राइक नहीं करेगा। द इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू मॉलिक्यूल्स अप टू विच द मॉलिक्यूल्स कैन कम टू ईच अदर इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर डायमीटर। दो अणुओं के केंद्रों के मध्य वह प्रभावी दूरी जहां तक अणु एक दूसरे को स्पर्श कर सकते हैं आणविक व्यास कहलाता है।
तो एक मॉलिक्यूल हमारा ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है। अब ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को टच करते हैं या स्पर्श करते हैं, तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियस का बीच का जो सेपरेशन है, जो इफेक्टिव डिस्टेंस है, जो प्रभावी लंबाई है या प्रभावी दूरी है, उसको हम मॉलिक्यूलर डायमीटर या आणविक व्यास कहते हैं। तो दो अणुओं के केंद्रों के मध्य वह प्रभावी दूरी जहां तक वे अणु एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, आणविक व्यास कहलाती है। एंड मॉलिक्यूलर डायमीटर को हमने डी से रिप्रेजेंट किया है। नाउ एक्सप्रेशन फॉर लैम्डा, माध्य मुक्त पद का व्यंजक। तो लैम्डा के लिए हमको फॉर्मूला निकालना है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। लेट अ गैस possess n number of molecules per unit volume। माना एक गैस के प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n है। Let only one molecule which is under consideration is in motion while all other are at rest। माना केवल एक अणु जिस पर हम विचार कर रहे हैं वह गतिशील है तथा उस अणु के अलावा सारे अणु विरामावस्था में हैं। तो केवल एक मॉलिक्यूल हमारा मूव कर रहा है, एक अणु हमारा गति करता है और वो अणु जाकर दूसरे विरामावस्था में स्थित अणुओं से टकराता है। तो एक अणु जिसको हमने कंसीडर किया है या जिस पर हम विचार कर रहे हैं वह गतिशील है और उसके अलावा सारे रेस्ट में है या विरामावस्था में है। Let D is the diameter of each molecule। माना D प्रत्येक अणु का व्यास है। The moving molecule will collide with all those molecules whose center lie within a distance d from its center। यह गतिशील अणु उन सभी अणुओं से टकराएगा जिनकी इस अणु के केंद्र से दूरी d है। तो यह गतिशील अणु उन सभी अणुओं से टकराएगा जिनके केंद्रों की इस गतिशील अणु के केंद्र से दूरी d है या मॉलिक्यूलर डायमीटर के बराबर है, आणविक व्यास के बराबर है। ये हमारा एक मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल हमारा रेस्ट में है और ये वाला सपोज हमारा मूव कर रहा है। तो ये जो अणु है इस अणु से जाकर केवल उसी कंडीशन में टकराएगा जब इसका नाभिक और इसका नाभिक, ये इसका केंद्र और इसका केंद्र, इन दोनों के केंद्रों के मध्य दूरी आणविक व्यास के बराबर हो। अगर d से वैल्यू ज्यादा हुई तो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, कोलाइड नहीं करेंगे, दोनों के मध्य टक्कर नहीं होगी।
let v is the average speed of molecules. माना अणुओं की औसत चाल v है. It will collide in 1 second with all the molecules whose center lie in a cylinder of radius d and length v, that is within a volume pi d square v. यह गतिशील अणु 1 सेकंड में उन सभी अणुओं से टकराएगा जिनके केंद्र d त्रिज्या तथा v लंबाई के बेलन में स्थित हो. तो d तो सिलेंडर की रेडियस या बेलन की त्रिज्या होगी और v सिलेंडर की लेंथ होगी, बेलन की लंबाई होगी. क्योंकि हमने बोला है v एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, v अणु का औसत वेग है या अणु की औसत चाल है. तो 1 सेकंड में मॉलिक्यूल v डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. 1 सेकंड में अणु v दूरी तय करेगा. तो लेंथ हमने v बोली है और हमने कहा है सिलेंडर का रेडियस d है, बेलन की त्रिज्या d है. क्योंकि इन दोनों मॉलिक्यूल के टकराने के लिए जरूरी है कि इन दोनों के केंद्र d डिस्टेंस पर हो. तो ये d/2 और ये d/2, इसका मतलब ये हो जाएगा d और ये भी d. तो टोटल डायमीटर इसका हो जाएगा सिलेंडर का 2d. इट मींस सिलेंडर की रेडियस d होगी. तो वह बेलन जिसकी त्रिज्या d हो तथा जिसकी लंबाई v हो, उसमें स्थित सभी अणु 1 सेकंड में एक दूसरे से टकराते हैं और all the molecule which lie in a volume pi d square v will collide each other. या वे सभी अणु जो पाई डी स्क्वायर वी आयतन वाले बेलन में स्थित हो एक दूसरे से टकराते हैं. क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ. तो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया या बेलन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पाई डी स्क्वायर होगा और सिलेंडर की लेंथ हमने v मानी है. तो एरिया इंटू लेंथ हो गया पाई डी स्क्वायर v. ये हमारा डायग्राम, एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल ये इसका डायमीटर और ये इसका डायमीटर. तो ये जो हमारा सिलेंडर बन रहा है या जो बेलन बन रहा है उसका व्यास आ गया, ये डायमीटर आ गया 2d. इट मींस इसकी रेडियस हो जाएगी d, डायमीटर 2d एंड रेडियस या त्रिज्या d. और यहां पर एवरेज स्पीड हमने v मानी है तो लेंथ आ जाएगी v इंटू टी. तो इसको v इंटू टी कर देना. तो लेंथ इसकी v इंटू टी और 1 सेकंड की बात कर रहे हैं तो t हमारा 1 हो जाएगा. तो 1 सेकंड में v लेंथ वाला सिलेंडर और रेडियस इसकी d हो, इसका मतलब इसका वॉल्यूम या आयतन पाई डी स्क्वायर v हो. तो इस वॉल्यूम के अंदर जो भी मॉलिक्यूल होंगे या अणु होंगे वो एक दूसरे से 1 सेकंड में टकराएंगे. Now the number of collisions made by moving molecule in 1 second.
1 सेकंड में गतिशील अणु द्वारा किए गए टक्करों की संख्या। अब स्मॉल एन हमने बोला था नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में टक्करों की संख्या स्मॉल एन थी। तो अगर स्मॉल एन को मैं सिलेंडर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, बेलन के आयतन से यदि हम स्मॉल एन को गुणा कर दें तो हमको टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स मेड बाय मूविंग मॉलिक्यूल इन 1 सेकंड मिल जाएगा। तो 1 सेकंड में गतिशील अणु द्वारा किए गए टक्करों की संख्या होगी कैपिटल N इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर वी इंटू स्मॉल एन। ये सिलेंडर का वॉल्यूम या बेलन का आयतन और ये नंबर ऑफ कॉलिजन पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में टक्करों की संख्या। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। अब मॉलिक्यूल की स्पीड हमने v मानी है, इसका मतलब 1 सेकंड में ये v डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सो 1 सेकंड में तय की गई दूरी s इक्वल टू v, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड s इक्वल टू v। नाउ मीन फ्री पाथ इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मॉलिक्यूल एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन। तो माध्य मुक्त पथ आ जाएगा 1 सेकंड में तय की गई कुल दूरी अपॉन 1 सेकंड में किए गए टक्करों की संख्या। अब एस हमने बोला है v है एंड कैपिटल N पाई डी स्क्वायर वी इंटू एन है। तो एस की जगह v रख दो एंड n की जगह पाई डी स्क्वायर वी इंटू एन रख दो। तो ये दोनों वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं। सो लैम्डा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय n पाई डी स्क्वायर v। अब v एंड v कैंसिल हो जाएगा तो लैम्डा आ जाएगा 1 अपॉन n पाई डी स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें कुछ प्रॉब्लम है। इन दिस एक्सप्रेशन वी एज्यूम दैट only one molecule is in motion and all other are at rest, which does not possible in actual। अब ये जो फॉर्मूला है या ये जो सूत्र है, इस सूत्र को निगमित करते समय या निकालते समय हमने ये माना है कि केवल एक अणु हमारा गति कर रहा है और बाकी सारे अणु विरामावस्था में है। तो जो मॉलिक्यूल हमने कंसीडर किया था, जिस अणु पर हम विचार कर रहे थे, केवल वो अणु हमारा मूव कर रहा था और बाकी सारे रेस्ट पर थे। जबकि एक्चुअल में या वास्तविक परिस्थिति में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि गैस के अंदर सारे मॉलिक्यूल फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से लगातार टकराते रहेंगे। इट मीन्स मॉलिक्यूल हमारे रेस्ट पर नहीं होंगे। तो यह सूत्र निगमित करते समय हमने यह माना है कि केवल एक अणु हमारा गतिशील है, बाकी सारे अणु विरामावस्था में हैं, जो कि वास्तविक परिस्थिति में संभव नहीं है। सो मैक्सवेल करेक्टेड दिस फॉर्मूला by using relativistic approach
that all the molecules are moving with all possible velocities in all possible direction, and he also apply distribution law of molecular speed. तो मैक्सवेल ने इस सूत्र में कुछ संशोधन किया। उसने यह माना कि सभी अणु सभी संभव दिशाओं में सभी संभव वेग से गति करते हैं, तथा उसने रिलेटिविस्टिक अप्रोच मीन्स आपेक्षिकता का प्रयोग किया। साथ ही उसने आणविक वेग के वितरण नियम भी फॉर्मूले को निकालते टाइम लगाए। तो मैक्सवेल ने यह माना कि सभी अणु सभी संभव दिशाओं में सभी संभव वेग से गति करते हैं, तथा उसने माध्य मुक्त पथ के लिए सूत्र निकालते समय आपेक्षिकता के सिद्धांत का प्रयोग किया एवं आणविक वेग वितरण के नियम का भी प्रयोग किया। तो उसने लैम्डा के लिए जो फॉर्मूला निकाला वो था लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 एंड पाई डी स्क्वायर। तो जब हमने ऐसा माना था कि केवल एक अणु हमारा गति करता है इन बाकी सारे अणु हमारे विरामावस्था में हैं, तो फॉर्मूला हमारा ये था। एंड मैक्सवेल ने इसके अंदर कुछ करेक्शन किए, तो उसने यहां पर 1/√2 का फैक्टर एक्स्ट्रा अटैच कर दिया। तो फॉर्मूला हमारा मॉडिफाई हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 एंड पाई डी स्क्वायर। Since the density of gas is rho equal to m into n, चूंकि गैस का घनत्व rho इक्वल टू m into n है, सो n इज इक्वल टू rho अपॉन m। तो n की वैल्यू rho बाई m आ जाएगी। अब ये जो n की वैल्यू है ये हम यहां पर रख देते हैं, सो लैम्डा हो जाएगा हमारा m/√2 पाई डी स्क्वायर रो। सो दिस इज द मीन फ्री पाथ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो घनत्व के पदों में माध्य मुक्त पथ का सूत्र है लैम्डा इज इक्वल टू m/√2 पाई डी स्क्वायर रो। एंड फ्रॉम हियर लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। तो माध्य मुक्त पथ गैस के घनत्व का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ गैस। तो गैस जितनी ज्यादा डेंस होगी उसका मीन फ्री पाथ उतना ही कम होगा। सो डेंसर इज द गैस, लेसर इज द मीन फ्री पाथ। गैस जितनी अधिक डेंस होगी या गैस का घनत्व जितना अधिक होगा उसका माध्य मुक्त पथ उतना ही कम होगा। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार P इक्वल टू 1/3 रो सी बार स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने निकाला हुआ है। P प्रेशर या दाब
and c bar square is mean square velocity. c bar square अणु का वर्ग मध्य वेग है. So c bar square is mean square velocity of the molecule. अब c bar square का फॉर्मूला हमारे पास में है 3kT/m. तो ये जो c बार स्क्वायर की वैल्यू है ये हम यहां पर रख देते हैं. यहां पर k का मतलब बोल्ट्जमान कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम ताप. तो अगर c बार स्क्वायर 3kT/m हम यहां पर रखें तो P आ जाएगा 1/3 रो इंटू 3kT/m. अब इस 3 से 3 कैंसिल कर दो तो P बन जाएगा रो के टी डिवाइडेड बाय m. तो P इक्वल टू रो के टी अपॉन m. ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है. अब यहां से m अपॉन रो को मिलेगा के टी अपॉन पी. ये जो m बाई रो की वैल्यू है ये हम यहां पर रख देते हैं. तो लैम्डा हमको मिलेगा के टी डिवाइडेड बाय √2 पाई डी स्क्वायर पी. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन फ्री पाथ. तो माध्य मुक्त पथ के लिए सूत्र हमको के टी अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर पी मिलता है. अब लैम्डा हमारा ये है. अब यहां से क्लियर है कि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. लैम्डा परम ताप के समानुपाती है. इसी टाइप से लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी. लैम्डा दाब के व्युत्क्रमानुपाती है. द मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल्स is directly proportional to the absolute temperature of the gas. अणु का माध्य मुक्त पथ गैस के परम ताप के समानुपाती होता है. तो गैस का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा मीन फ्री पाथ उतना ही ज्यादा होगा. The mean free path of the molecules is inversely proportional to the pressure of the gas. गैस के अणु का माध्य मुक्त पथ गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है. तो जितना गैस का प्रेशर ज्यादा होगा मीन फ्री पाथ उतना ही कम होगा. तो गैस का दाब जितना अधिक होगा उसका माध्य मुक्त पथ उतना ही कम होगा. The average time between two collisions in which molecule moves is mean free time. तो अणुओं की दो टक्करों के मध्य औसत समय जिसमें अणु गति करता है औसत मुक्त पथ कहलाता है. एंड मीन फ्री टाइम की वैल्यू होती है T इक्वल टू 3/4n पाई डी स्क्वायर C बार. Now, experimental determination of mean free path, माध्य मुक्त पथ का प्रायोगिक मान ज्ञात करना. अब एक्सपेरिमेंट के थ्रू मीन फ्री पाथ कैसे निकालेंगे वो हम लेते हैं.
So experimental determination of lambda. अब ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, यहां पर सिल्वर या चांदी है, इसको हमने मैनोमीटर से कनेक्ट किया है और यहां पर टू प्रेशर गैस एंड हियर टू पंप, ये पंप से जोड़ दिया है और ये प्रेशर गॉस से हमने जोड़ दिया है। अब यहां पर एक स्लिट है, तो जैसे इस सिल्वर को हम गर्म करेंगे, चांदी को गर्म करेंगे, तो यहां से वेपर बनेगी और ये जो वेपर, ये वाष्प होगी, वो स्लिट एस से अंदर की साइड में एंटर करेगी। टी इज क्वार्ट्ज ट्यूब एंड P1, P2, P3 एंड P4 ये हमारी ब्रास डिस्क है या पीतल की चकती है, पीतल की डिस्क है। So here T is a quartz tube consisting of silver. T एक क्वार्ट्ज की नली है जिसमें चांदी भरी है, तो नीचे सिल्वर है। S a slit to enter the vapor of silver. S जो हमने ये होल दिखाया है, S एक स्लिट है जिसकी सहायता से चांदी की वाष्प क्वार्ट्ज नली में अंदर प्रवेश करती है। P1, P2, P3 and P4, P1, P2, P3 and P4 are four brass discs having a circular hole. चार पीतल की डिस्क हैं जिनमें वृत्ताकार छिद्र है, तो बीच में इसके होल है। ये हमने यहां पर क्वाड्रेंट दिखा दिया है, तो जी क्वाड्रेंट है या चतुर्थांश है। P1 का क्वाड्रेंट ये, P2 का ये, P3 का ये एंड P4 का ये। सो P1, P2, P3 एंड P4 में जो क्वाड्रेंट है या चतुर्थांश है वो एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। A glass quadrant G is attached to every disc such that the center of each quadrant lying on the whole of P1, P2, P3, P4 and each quadrant are at 90 degree to the previous quadrant, so that each disc get 1/4 of the incident vapor beam. जी एक कांच का चतुर्थांश है जो प्रत्येक डिस्क के साथ में इस प्रकार लगा है कि प्रत्येक चतुर्थांश का केंद्र P1, P2, P3 तथा P4 के केंद्र पर संपाती होता है तथा प्रत्येक चतुर्थांश अपने पूर्व के चतुर्थांश से 90 डिग्री कोण पर होता है। तो इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का और इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। सो दैट ईच डिस्क गेट 1/4 ऑफ द इंसिडेंट वेपर बीम। इसलिए प्रत्येक डिस्क आपतित वाष्प पुंज का 1/4 भाग
प्राप्त करती है। तो 1/4 इसको मिलेगा, 1/4 इसको मिलेगा, 1/4 इसको मिलेगा और 1/4 इसको मिलेगा। तो हर एक को इंसिडेंट वेपर बीम या आपतित वाष्प पुंज का 1/4 भाग मिलता है। The pressure of the gas can be changed and disk can be cooled by using cooling mixture. गैस के दाब को परिवर्तित किया जा सकता है तथा डिस्क को शीतलन मिश्रण की सहायता से ठंडा किया जा सकता है। तो यहां पर जाके वेपर जमेगी और वेपर को कूल करने के लिए या ठंडा करने के लिए हम कूलिंग मिक्सचर या शीतलन मिश्रण का प्रयोग करेंगे। तो अंदर प्रेशर कितना है वो हमको मैनोमीटर से मिल जाएगा। ये हमने पंप लगा दिया है प्रेशर वगैरह चेंज करने के लिए। इन दिस वे द सिल्वर एटम कैन बी कलेक्टेड ऑन द डिस्क। क्योंकि डिस्क को हम कूलिंग मिक्सचर से ठंडा कर सकते हैं, इसलिए हम डिस्क पर चांदी के परमाणु को एकत्रित कर सकते हैं। सो इन दिस वे द सिल्वर एटम कैन बी कलेक्टेड ऑन द डिस्क। इस तरह डिस्क पर चांदी के परमाणुओं को एकत्रित किया जा सकता है। अब इसका फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं। That the density of silver collected at quadrant is D10, क्योंकि हमने नीचे सिल्वर को या चांदी को गर्म किया था और वो जो सिल्वर की वेपर थी ये चांदी की वाष्प थी, वो स्लिट में से अंदर की साइड में एंटर करती है और वो जाकर P1, P2, P3, P4 जो डिस्क है, ब्रास की डिस्क है, उनके ऊपर जाकर इकट्ठा होती है और कूलिंग मिक्सचर से हम वेपर को वापस ठंडा कर देते हैं। लेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर कलेक्टेड एट क्वाड्रेंट इज D10। माना चतुर्थांश पर एकत्रित चांदी का घनत्व D10 है। Now the gas is introduced in the chamber so that the mean free path will be equal to the length of the chamber। अब हम पात्र में गैस भेजते हैं जिससे कि अणु का माध्य मुक्त पथ पात्र की लंबाई के बराबर हो। तो पहले हमने गैस अंदर इंट्रोड्यूस नहीं की थी, केवल सिल्वर नीचे था जिसको हमने गर्म करके उसकी वेपर बना दी थी और जो वेपर या वाष्प थी वो जाकर क्वाड्रेंट के ऊपर या चतुर्थांश के ऊपर या ब्रास डिस्क के ऊपर कलेक्ट हो रही थी। अब हम क्या करते हैं, गैस को अंदर भेजते हैं। तो अब हम गैस को पात्र में भेजते हैं जिससे कि गैस के अणुओं का माध्य मुक्त पथ पात्र की लंबाई के बराबर हो। Density of silver collected this time at quadrant is D1। जब कोई भी गैस नहीं थी तो क्वाड्रेंट या चतुर्थांश पर
जो चांदी इकट्ठा हो रही थी उसका घनत्व D10 था। जब हमने अंदर गैस भेज दी है उस अवस्था में चतुर्थांश पर एकत्रित चांदी का घनत्व D1 है। नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ के नियमानुसार D1 is equal to D10 एक्सपोनेंशियल माइनस x1 अपॉन लेमडा। D1 हमारा ये, D10 ये, लेमडा मीन फ्री पाथ या माध्य मुक्त पथ हम कह रहे हैं, एंड x क्या है? x इज द डिस्टेंस ऑफ क्वाड्रेंट फ्रॉम स्लिट S। स्लिट S से चतुर्थांश की दूरी x है, और जिस क्वाड्रेंट के ऊपर हमने सिल्वर कलेक्ट की है या चांदी एकत्रित की है उसकी दूरी हमने x1 मानी है। इसलिए D1 इज इक्वल टू D10 एक्सपोनेंशियल माइनस x1 अपॉन लेमडा। सिमिलरली फॉर अदर क्वाड्रेंट, इसी प्रकार अन्य चतुर्थांश के लिए सेकंड क्वाड्रेंट ले लेते हैं तो 1 की जगह 2 आ जाएगा। सो D2 इज इक्वल टू D20 एक्सपोनेंशियल माइनस x2 अपॉन लेमडा। अब D1 हमारा ये है और D2 अभी हमने ये निकाला है। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं। सो D1 अपॉन D2 निकालोगे तो क्या आ जाएगा? D10 अपॉन D20 एक्सपोनेंशियल माइनस x1 अपॉन लेमडा डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल माइनस x2 अपॉन लेमडा, और ये हो जाएगा D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू D10 अपॉन D20 एक्सपोनेंशियल अब इस D10 अपॉन D20 को यहां पर ले जाओ। सो D1 अपॉन D2 इंटू D20 अपॉन D10 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x2 माइनस x1 अपॉन लेमडा। हमको लेमडा की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड में नेचुरल लॉग ले लेते हैं या लॉगरिथमिक ले लेते हैं। तो जैसे ही आप लॉग लोगे तो लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल 1 होता है, तो ये एक्सपोनेंशियल हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लॉग D1 अपॉन D2 इंटू D20 अपॉन D10 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन लेमडा। लेमडा को निकालने के लिए लेमडा इधर ट्रांसफर करो और इस लॉग को इस साइड में लेके आ जाओ। सो लेमडा इज इक्वल टू x2 माइनस x1 लॉग D2 अपॉन D1 इंटू D10 अपॉन D20। सो मीन फ्री पाथ की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो जो क्वाड्रेंट हमने लिए हैं उन क्वाड्रेंट की स्लिट S से डिस्टेंस कितनी है वो हमको पता होना चाहिए। जब कोई भी गैस आपने अंदर नहीं भेजी है तो उस केस में क्वाड्रेंट के ऊपर कितना सिल्वर कलेक्ट हुआ है या चांदी एकत्रित हुई है उनके घनत्व हमको पता होना चाहिए। और जब आपने गैस भेजी है उस केस में उन क्वाड्रेंट के ऊपर कितनी सिल्वर कलेक्ट हुई है उनके घनत्व या डेंसिटी हमको पता होनी चाहिए। सो अगर ये सारी वैल्यू पता होगी तो हम लेमडा इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बोर so that at P equals to 5.8 into 10 raised to power minus 3 millimeter of mercury, lambda is 1.7। बोर्ड ने देखा कि 5.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मिलीमीटर पारे के दाब पर
माध्य मुक्त पथ 1.7 है एंड एट P इक्वल्स टू 4.5 into 10⁻³ मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी लैम्डा इज 2.4 तथा 4.5 into 10⁻³ मिलीमीटर पारे के दाब पर लैम्डा का मान 2.4 हो जाता है। इसका मतलब जैसे जैसे प्रेशर हमारा डिक्रीज होता है, दाब जैसे जैसे घटता है, लैम्डा का मान बढ़ता है। सो इससे कंक्लूजन निकलता है कि P इंटू लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो गैस का दाब तथा उसके अणुओं के माध्य मुक्त पथ का गुणनफल नियत रहता है। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस एंड द मीन फ्री पाथ ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स रिमेन कांस्टेंट। नाउ मॉलिक्यूलर डायमीटर, आणविक व्यास। According to van der Waals equation, the van der Waals molecular specific critical volume Vc equal to 3b। van der Waal समीकरण के अनुसार van der Waal आणविक विशिष्ट क्रांतिक आयतन Vc इक्वल टू 3b होता है। क्रिटिकल वॉल्यूम के लिए या क्रांतिक आयतन के लिए फॉर्मूला Vc इक्वल टू 3b हमने हमारे लास्ट लेक्चर में निकाला हुआ है। ऑल्सो Vc इक्वल टू 1/2 Na pi d। Here Na is एवोगैड्रो नंबर, Na एवोगैड्रो संख्या है एंड डी इज मॉलिक्यूलर डायमीटर या डी आणविक व्यास है। 3 into 2 that is 6b divided by Na into pi। अब ये जो इक्वेशन है इसका क्यूब रूट हम ले लेते हैं या घनमूल ले लेते हैं तो डी आ जाएगा 6b अपॉन Na पाई होल पावर 1/3। अब पाई हमारा 3.14, Na एवोगैड्रो नंबर ये भी कांस्टेंट है एंड B की वैल्यू गैस पर डिपेंड करेगी। फॉर हीलियम B इक्वल टू 23.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर मोल। हीलियम के लिए B का मान 23.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर मोल होता है। तो B की ये वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं, पाई एंड एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू भी रख दो। तो D होगा 6 इंटू 23.4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻26 इंटू 3.14 होल पावर 1/3। तो इस पूरी वैल्यू को अगर सॉल्व करें तो मॉलिक्यूलर डायमीटर हीलियम का हमको मिलता है 4.2 इंटू 10⁻10 मीटर। सो मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ हीलियम या हीलियम का आणविक व्यास 4.2 इंटू 10⁻10 मीटर होता है। बाकी एक्चुअल में फॉर्मूला हमारे पास में ये है। सो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। यहां पर हमने मीन फ्री पाथ, उसका एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन और उसका एक्सप्रेशन डिराइव किया है और साथ में हमने मॉलिक्यूलर डायमीटर भी डिस्कस किया है। सो गुड बाय।